शाम के 7 बजे का समय होता है और एक 36 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है, वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है। जुए में वो 3000 रुपए हार जाता है, जिसके कारण उसको इन पैसों का बहुत बड़ा दुःख होता है और इसी वजह से फिर अपने दोस्तों से 200 रुपए उधार लेता है और फिर जमकर शराब पीता है। जब उसको गहरा नशा हो जाता है, तो फिर नशे की हालत में वो अपने घर पर पहुँच जाता है। घर में आने के बाद वह देखता है कि उसकी एक 16 साल की भांजी जिसका नाम नेहा होता है, वो अपने बिस्तर पर सो चुकी होती है। और इसके बाद ये प्रवीण चुपके से इस घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसकी भांजी नेहा लेटी हुई थी। और इसके बाद प्रवीण अपनी भांजी नेहा के साथ क्या करता है और आखिर में इस घटना का क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमय घटना बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से। और इसी झांसी जिले के अंदर एक रहमत नाम की कॉलोनी होती है। इसी कॉलोनी में रहने वाला 36 वर्षीय प्रवीण कुमार, जो कि एक आंख से अंधा होता है, बिल्कुल काले रंग का व्यक्ति होता है। उसकी उम्र 36 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती है। उसके अंदर बहुत बड़ी कमियां भी होती है। वह दिन भर मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन जितने भी पैसे उसको मिलते थे, शाम के समय में बैठकर जुआ खेलता था और फिर जमकर शराब भी पी लिया करता था। और दूसरी तरफ उसकी माँ, जिसका नाम कौशल्या देवी होती है, वो अक्सर बीमार रहती है। उसकी दवाई के लिए भी उसको अपनी मेहनत मजदूरी से ही पैसे निकालने पड़ते हैं। और इस तरीके से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। एक दिन उसकी माँ कौशल्या देवी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि अब इसके बाद प्रवीण कुमार अपनी माँ कौशल्या देवी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन प्रवीण कुमार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी माँ कौशल्या देवी का ऑपरेशन करवा सके, जिसके चलते पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है और उसकी माँ कौशल्या देवी भगवान को प्यारी हो जाती है। जैसे ये सब काम हो जाता है, तो 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। प्रवीण कुमार अकेला पड़ चुका होता है, अपने घर में अकेला रहा करता था। अब वह दिन के समय में अपने सारे कामकाज घर के किया करता था। कपड़े धोने, खाना बनाना, ये सब काम जो है वो करता रहता था। इसी में उसका सारा दिन गुजर जाया करता था। आखिरकार अब वह सोचने लगता है कि ये जो काम है दिन वाले, ये मैं रात को कर लिया करूँगा। कोई अच्छा-सा काम देख लेता हूँ, अगर काम मिल जाएगा तो सारी बात अच्छी बन जाएगी। इस तरह से प्रवीण कुमार एक ईंटों के भट्टे पर कामकाज करना शुरू कर देता है। जैसे वो वहाँ पर कामकाज करता है, तो वहाँ पर उसको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन बस उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि घर के काम-काज खुद करने पड़ते थे। जिसके चलते वो अब सोचने लगता है कि मुझे घर में कोई न कोई ऐसा रख लेना चाहिए जो मेरे कपड़े धो सके, खाना बना सके। और इस तरह से वह अपनी बड़ी बहन राजकली के पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि राजकली, जो तुम्हारी बेटी नेहा है उसको मेरे पास भेज दो। नेहा यहाँ पर आएगी, यहीं पर रहेगी और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया करेगी। मैं घर में अकेला रहता हूँ, घर के काम-काज मुझे करने पड़ते हैं, जिसके चलते मेहनत मज़दूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद राजकली अपने भाई प्रवीण की सारी बातें मान जाती है। वह प्रवीण को कहती है कि मैं कल के कल अपनी बेटी नेहा को लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। और इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है, तो राजकली अपनी बेटी नेहा को लेकर अपने भाई प्रवीण के घर पर आ जाती है। आज प्रवीण काम पर नहीं जाता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर प्रवेश करती है, तो इसके बाद प्रवीण की नज़र अपनी भांजी नेहा पर पड़ती है। नेहा खूबसूरत थी, जवान थी। और इस तरह से जब प्रवीण की नज़र नेहा पर पड़ जाती है, तो नेहा को देखकर वह हक्का-बक्का रह जाता है। नेहा की खूबसूरती को, नेहा की जवानी को, उसकी सुंदरता को निहारने लगता है। और इस तरह से उसकी बहन राजकली उससे बातचीत करती है, उसको कहती है कि परवीन, मुझे तुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तू मेरी बेटी का ख़्याल रखना, साथ में अपना भी ख़्याल रखना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास फ़ोन कॉल कर लेना।
और इस तरह से जो राजकली होती है अपने भाई परवीन के घर पर 2 दिन रहती है। 2 दिन के बाद राजकली अपने घर पर चली जाती है और इसके बाद परवीन कुमार अपनी भांजी नेहा का एडमिशन गांव के ही सरकारी स्कूल में करवा देता है। और इसके बाद नेहा अब हर रोज घर के कामकाज करने लगती है और दिन में जो है वो स्कूल में जाने लगती है। इस तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद एक शाम ऐसी भी आ जाती है जिसमें परवीन कुमार को अपनी मजदूरी दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं। उसको 3500 रुपये मिलते हैं और इसके बाद वह सोचने लगता है कि आज मैं बैठकर अच्छा जुआ खेलूंगा और उसमें पैसे जीत जाऊंगा। और इस तरह से शाम के 7 बजे के आसपास परवीन अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है। धीरे धीरे करके वह सारे पैसे हार जाता है और जब वो 3000 से 3500 रुपये की जो रकम होती है वो हार जाता है तो इस बात का उसको बड़ा दुख होता है। फिर वह उन्हीं दोस्तों से 200 रुपये उधार लेता है, बैठकर जमकर शराब पीता है। उसको गहरा नशा हो जाता है और नशे की हालत में अपने घर पर पहुंच जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे का समय होता है और परवीन देखता है कि उसकी भांजी नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह इस स्थिति में लेटी हुई थी कि उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी, उसकी सुंदरता इस परवीन को काफी अच्छी लगने लगती है। और जब परवीन उसको लगातार देखता रहता है तो उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं नेहा को लेकर। और इसके बाद परवीन कुमार बैठकर अपने आप खाना खाता है और खाना खाने के बाद जैसे ही रात के 10:30 बजे का समय होता है तो फिर वह अपनी भांजी नेहा के कमरे में दाखिल हो जाता है। वह सो रही होती है और सोती हुई के साथ वह छेड़खानी करने लगता है। जब वह जाग जाती है तो झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। देखते ही देखते उसका मुंह जो है कपड़े के साथ बांध दिया जाता है और इसके बाद परवीन कुमार अपने उस कमरे का दरवाजा बंद करता है और फिर अपनी भांजी नेहा के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लगता है। नेहा उसका विरोध करती रहती है लेकिन परवीन कुमार काम वासना का वशीभूत होकर उसके साथ गलत रिश्ते बनाता रहता है। परवीन कुमार तब तक उसके साथ इस गलत काम को करता है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिर जब तक वह इस काम को अच्छे तरीके से नहीं निपटा लेता है तब तक वह मानने को तैयार नहीं होता है। और इसके बाद जब उसकी आखिरकार संतुष्टि हो जाती है तो फिर वह अपनी भांजी नेहा को छोड़ देता है और इसके बाद उसको कहता है कि अगर तुमने किसी को घर में बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। लड़की नेहा डर जाती है, सहम जाती है। वह सोचने लगती है कि उसका मामा बहुत बुरा इंसान है और इस तरह से आज की रात नेहा को नींद नहीं आती है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं और इस तरीके से ये रात तो बीत जाती है। जैसे अगला दिन होता है तो उसका मामा परवीन काम पर जाता है। काम करने के बाद फिर से वह शाम के समय शराब पीकर घर लौटता है और आज की रात भी वही राक्षस जैसा दानव बनकर वो उसके साथ उस गलत काम को करता है। लगभग 15 दिन तक यही काम चलता रहता है। नेहा परेशान हो जाती है, नेहा थक जाती है। अब नेहा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मुझे शायद अपने माता पिता को इसके बारे में बता देना चाहिए। लेकिन नेहा शरीफ होती है, समझदार भी होती है। नेहा सोचने लगती है कि अगर मैंने अपने मामा की काली करतूत अपने माता पिता के सामने बता भी दी तो फिर इसके बाद उनकी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। और इस तरह से नेहा चुप रहना शुरू कर देती है। आखिरकार नेहा कब तक इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी, कब तक इस मामा के जुल्मों को सहन कर सकती थी। और लगभग जैसे 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो आखिरकार एक ऐसी रात भी आती है जिसमें इसका मामा जमकर शराब पीकर घर पे आता है और खाना मांगता है। लेकिन लड़की बेहद होशियार थी, समझदार थी, दिन में ही किसी नशीले पदार्थ का इंतजाम कर चुकी थी। इसके बाद नेहा अपने मामा के खाने में नशीला पदार्थ मिलाती है और उसको खाना खिला देती है। उसका मामा खाना खाने के बाद फिर नेहा को लेकर अपने बेडरूम में जाता है, उसके साथ गलत काम करता है और ये सब करने के बाद जब उसकी संतुष्टि हो जाती है तो फिर सो जाता है।
लेकिन जब 1 घंटे का वक़्त गुज़र जाता है तो नेहा ने आज पूरा इंतज़ाम करके रखा था। रात के 11 बजे का समय हो जाता है और फिर इसके बाद नेहा अपने घर से एक कुल्हाड़ी उठाती है। कुल्हाड़ी उठाकर वह कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वह देखती है कि उसका मामा गहरी नींद में सो चुका होता है। नेहा उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी के साथ 3-4 वार कर देती है, जिसके चलते उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। इसके बाद नेहा की हद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेहा देखते ही देखते उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कुल्हाड़ी के साथ कई वार करती है। नेहा अपने मामा परवीन के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर चुकी होती है और जब वह देखती है कि उसका मामा बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो फिर लड़की उस कुल्हाड़ी को लेकर आधे घंटे तक अपने घर के कमरे में ही बैठी रहती है। फिर वह सोचने लगती है कि मैंने जुर्म तो किया है और इस जुर्म को कबूल करने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दुनिया को इस बात का पता चलेगा तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा। और इस तरह से लड़की रात के समय में ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है। जैसे लड़की के हाथ में कुल्हाड़ी को पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की क्या कांड करके आई है। और इसके बाद पुलिस जब उस लड़की से उसकी कहानी को पूछने लगते हैं तो लड़की अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक पुलिस के सामने खोल कर रख देती है। लेकिन पुलिस भी मजबूर होती है और इसके बाद पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है, उस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद पुलिस न्यायालय के अंदर जज साहब के सामने इस नेहा को पेश कर देती है और जैसे ही जज साहब भी इस लड़की की कहानी को सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जज साहब आखिरकार फैसला लेने के लिए मजबूर होता है और जज साहब फिर इसकी कम उम्र को देखते हुए उसको बाल सुधार गृह में भेज देता है। आज के समय में भी नेहा बाल सुधार गृह में अपना जीवन काट रही है और इस तरह से नेहा ने अपने मामा से अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी, उसकी तमाम उम्र अब एक चार दीवारी के अंदर ही कटने वाली है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।